हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने प्रेमचंद द्वारा रचित पूस की रात कहानी के सारांश को लेकर चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में हम पूस की रात कहानी के मुख्य पात्र के चरित्र चित्रण के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पूस की रात कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हल्कू हैं। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने हालातों को ध्यान में रखकर अपनी समझ से पात्र के द्वारा सच्चाई को व्यक्त किया है। पूस की रात कहानी प्रेमचंद जी की एक प्रसिद्ध कहानी के रूप में हमें नजर आती है। ग्रामीण जीवन की पृष्ठभूमि में लिखी गई ये कहानी किसान की नियति का यथार्थ चित्रण करती है। इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो ग्रामीण जीवन पर आधारित है और ये जो कहानी है वो किसान की नियति का यथार्थ चित्रण करने में समक्ष है। किसान की निष्क्रियता उसके जीवन की विडंबना है, नियति का क्रूर यथार्थ है। हर तरफ से हाथ पैर मारकर भी जब स्थितियों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के आसार नहीं दिखाई देते तो व्यक्ति निसप्रय होकर जो कुछ उसके पास होता है उसे भी गंवाने के लिए तैयार हो जाता है। तो अक्सर ये देखा गया है कि जब हम कितनी भी मेहनत करते हैं इस कोशिश में कि कभी ना कभी ये जो स्थितियां हैं उनमें परिवर्तन आएगा, लेकिन जब हमें परिवर्तन के कोई आसार नहीं नज़र आते हैं तो जो हमारे पास होता है हम उसको भी गंवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से जीवन की इस विडंबना को लेखक ने साहस के रूप में चित्रित किया है। ये हम भली बातें जानते हैं कि जो हल्कू होता है उसको अपने खेत से बहुत मोह होता है। वो अपने खेत को बचाने के लिए हर रात खेत की रखवाली के लिए बिना कंबल ओढ़े सोता है खेत में। लेकिन जब वो कंबल लेने के लिए 3 रुपए बचाता है सर्दी से बचने के लिए, लेकिन जब उसका कर्जदार आ जाता है, उसका खून चूसता है कि तुम मेरा कर्जा दो, तो जो उसने कंबल के लिए 3 रुपए जोड़ रखे होते हैं वो कर्ज चुकाने के लिए 3 रुपए कर्जदार को दे देता है और कहता है कि मेरा इस कर्जदार से पिंड छूटे। ठीक है, तो जो उसने कंबल के लिए पैसे बचाए होते हैं वो उन पैसों को कर्जदार को दे देता है और वो अपने लिए कंबल नहीं ले पाता है। तो ऐसे में वो बिना कंबल के सोता है किसी न किसी तरीके से, लेकिन उसको नींद नहीं आती है। और एक समय ऐसा आता है कहानी में जहाँ उसका जो खेत है वो बर्बाद हो रहा होता है और वो हिम्मत करके उठने की कोशिश भी करता है, लेकिन सर्दी के वजह से वो उठ नहीं पाता है। अपने खेत को बचाने की कोशिश चाहता है कि करे, लेकिन वो कोशिश कर नहीं पाता है। और जब उसका खेत बर्बाद हो चुका होता है तो फिर वो अगली सुबह अपनी पत्नी से कहता है कि अब मुझे रात को कपकपाते हुए खुले में सोना तो नहीं पड़ेगा। तो एक तरह से यहाँ पे हमें जीवन की विडंबना नज़र आती है कि जहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा अपनी खेत से मोह होता है वहाँ पर उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक खेत होता है। उस खेत को बचाने के लिए, उस खेत के लिए वो कर्जदारों से कर्ज लेता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जो खेत उसके पास होता है वो उसको भी गंवाने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये जो जीवन की विडंबना है ये लेखक ने एक साहस के रूप में चित्रित की है। पूस की रात का आरंभ हल्कू और उसकी पत्नी के नाटकीय संवाद से होता है। हल्कू के दरवाजे पर कर्जदार खड़ा है। कर्ज चुकाने के लिए ले देकर उसके पास 3 रुपए होते हैं जिसे उसने जोड़ तोड़कर सर्दी में कंबल खरीदने के लिए जोड़ा होता है। पर कर्जदार की गालियां उसके आत्मसम्मान को आहत करेंगी। इसी आशंका से वह घर की एकमात्र पूंजी 3 रुपए भी उसे दे देता है। इसके तुरंत बाद प्रेमचंद हल्कू को पूस की ठिठुरती रात में अपने खेत की रखवाली करते हुए चित्रित करते हैं। हल्कू अपने कुत्ते जबरे के साथ कड़कती सर्दी से छुटकारा पाने का प्रयास करता है, लेकिन उसके सारे प्रयास जो हैं वो निष्फल हो जाते हैं। उसकी इस दयनीय स्थिति में उसका एकमात्र सहारा जबरा उसका साथ निभाता है। हल्कू जबरे को गोद में बिठा लेता है। उस समय उसके कुत्ते से जो दुर्गंध आ रही होती है उसकी
जो गर्म सांसें होती हैं वो हल्कू को रेगिस्तान में पानी की बूंद का सा एहसास दिलवाती हैं। उसी समय खेत में किसी जानवर की आहट मात्र से कुत्ता खेत में इधर से उधर दौड़ने लगता है। तो खेत में से आवाज़ें आ रही होती हैं कि जैसे नील गायों का या किसी जानवर का हमला हो गया है। तो जो कुत्ता होता है जबरा, वो खेत में इधर से उधर दौड़ने लगता है। उधर हल्कू पास के किसी बाग से, बाग मतलब होता है कि किसी पार्क से, ठीक है, किसी बगीचे से सूखे पत्ते इकट्ठे कर उन्हें जलाकर गर्माहट पाना चाहता है। कुछ देर के लिए सर्दी का एहसास कम हो जाता है और हल्कू कुत्ते के साथ आग में गर्म हुई जमीन के पास ही चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करता है। तो जब वो सूखे पत्तों से आग लगाता है तो उसके आसपास की जो ज़मीन हो जाती है वो गर्म हो जाती है और हल्कू कुत्ते के साथ वहीं पर ही चादर ओढ़कर सोने की कोशिश करता है। तभी खेत में घुस आए जानवर पकी हुई फसल को नष्ट करने में जुट जाते हैं। उधर जो उसके खेत में जो हमला हो जाता है जानवरों का, वो हल्कू की सारी जो फसल होती है, जो पकी हुई फसल है, ठीक है, वो उसको नष्ट करने में लग जाते हैं। कुत्ता दौड़कर उन्हें भगाने का प्रयास करता है, पर इस जानलेवा सर्दी में उठकर खेत को बचाने की हिम्मत हल्कू में नहीं बची होती है। वह जानता है कि फसल नष्ट हो जाने पर भविष्य में फसल के सहारे जो थोड़ी बहुत आशा बची है वह भी खत्म हो जाएगी। हल्कू ये अच्छे से जानता है कि अगर फसल नष्ट हो जाती है तो भविष्य में जो फसल के सहारे थोड़ी बहुत जो आशा बची थी वो भी उसकी खत्म हो जाएगी। इस निराशा में उसके मन में एक आशा उभरती है कि खेत की रखवाली के लिए कम से कम सर्दी में तो नहीं ठिठुरना पड़ेगा। लेकिन एक आशा उसकी ये होती है कि जो मेरी सारी फसल है वो नष्ट हो जाएगी और जो थोड़ी बहुत कमाई होगी जिससे मैं कर्ज चुका दूंगा, ये जो थोड़ी बहुत कमाई होती वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसी समय जो एक इसी निराशा के समय एक और आशा उसके मन में उभरती है कि खेत की रखवाली के लिए अब मुझे कम से कम सर्दी में ठिठुरना तो नहीं पड़ेगा। अगर फसल नष्ट हो भी गई तो भी मुझे कम से कम सर्दी में ठिठुरना तो नहीं पड़ेगा। तो ना खेत रहेगा ना उसकी रखवाली। तो कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है हल्कू के मन में कि ना खेत रहेगा ना उसकी रखवाली करनी पड़ेगी, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी, और वह चादर तान कर सो जाता है। सुबह पत्नी के जगाने पर उसके मुंह से निकले शब्द रात की ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा, ये उसकी गरीबी की दशा पर तीखा व्यंग्य करते हैं। वास्तव में प्रेमचंद ने यहाँ यह भी दिखलाया है कि हल्कू भाग्य के भरोसे ही जीने में विश्वास करता है। उसके दिमाग में ठहराव ज़्यादा है ना कि सक्रियता। हल्कू ये बहुत अच्छे से जानता है कि उसके नियति में जो लिखा है उसके साथ वही होगा। तो जो उसके साथ हुआ होता है वो जानता है कि मेरे साथ यही होना लिखा था। वो भाग्य के भरोसे जीने में विश्वास करता है। वो ये बात जानता है कि मेरे करने से या मेरी कितनी भी मेहनत करने से कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला जब तक वो परिवर्तन मेरी नियति में ना लिखा हो। हल्कू के मन में उठते भाव उसके जीवन की क्रूर नियति के पर्दे उधेड़ कर रख देते हैं। भाग्य में जो है वह हो जाए। किसान के लिए उसकी खेती उसकी मर्यादा होती है, वह उसे भी दांव पर लगा देता है। मजदूरी ही करनी है तो वह वो भी करेगा। अब वह किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। अंत की घटना में उसे दुर्दांत साहस भर दिया है, मानो उसने भाग्य से दो दो हाथ करने की ठान ली है। तो इन सब से हम ये कह सकते हैं कि जो हल्कू है वो एक तरह से पशु प्रेमी है, मेहनती है और साहसी है और कहीं ना कहीं अपनी नियति पे भरोसा करने वाला है। वो किसी भी चीज़ से डरने वाला नहीं है। उसको पता था कि उसकी नियति में ये होना है तो वो जानता है वो कि यही होना है। उसने इस बात का दुख नहीं मनाया कि मेरा खेत जो है वो बर्बाद हो गया, क्योंकि वैसे भी उसको किसी परिवर्तन की आशा नहीं होती है। तो वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि
मुझे जिस खेत को बचाने के लिए इतना कर्ज लेना पड़ रहा है, मुझे जिस खेत को बचाने के लिए उसकी रखवाली करनी पड़ रही है, तो अगर ये खेत ही नहीं बचेगा, जिसमें वैसे भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो अगर खेत भी नहीं बचेगा तो कम से कम मुझे ना रात को सर्दी में जगना पड़ेगा, ना मुझे कर्ज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो यही कहता है कि ना खेत रहेगा, ना उसकी रखवाली करनी पड़ेगी, ना बांस बच रहेगा, ना बांसुरी बजेगी। तो हमें ओवरऑल हल्कू के चरित्र चित्रण को लेकर ये कह सकते हैं कि हल्कू के चरित्र के द्वारा प्रेमचंद ने किसानी जीवन के यथार्थ को बतलाया है। आज भी किसानों के साथ यही होता है, उनकी यही दशा होती है। वह खुद अन्न उगाते हैं, लेकिन वो खुद ही बिना खाए सोते हैं, बिना खाए मरते हैं। उनके खुद के शाम की 2 रोटी का पता नहीं होता है, लेकिन वे दूसरों की 2 रोटी उगाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो हल्कू को लेकर चरित्र चित्रण के ऊपर चर्चा है वो यहीं पर ही समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चरित्र चित्रण अच्छे से समझ आया हो, और इसी के साथ हम इसी कहानी के कुछ दूसरे टॉपिक्स को लेकर भी चर्चा करेंगे, जैसे कि कृषि समाज की जो त्रासदी है, इस कहानी की जो भाषा शैली है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपका कम समय लूँ और कम से कम समय में आपको गहरी से गहरी बात समझा सकूँ, कम से कम शब्दों में समझा सकूं, क्योंकि मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जो वीडियोस होती हैं वो 1 या 1.5 घंटे खिंच जाती हैं, लेकिन जो मूल बातें होती हैं वो ज़्यादातर पीछे छूट जाती हैं। तो मैं आपको मूल बातें यहाँ पर समझाती हूँ, जिससे कि आप सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपना उत्तर बेहतरीन ढंग से तैयार कर सकें, और उन सभी मूल बातों को अपने उस उत्तर में डाल सके, जिससे कि आपका जो उत्तर है वो और आकर्षक लग सके। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।